नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो हमारा प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत से हमने कुल 60 क्वेश्चन जो सुपर 60 क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं और उनको आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे, आपको उनके आंसर बताने हैं भाई। और उससे पहले दोस्तों एक बात बता दूं कि जनरल अवेयरनेस की जैसी भी क्लास होती है, आप देख लेना, कमेंट में आपको एक कमेंट रोज मिलता होगा कि इसकी पीडीएफ नहीं मिलती है। भाई किसको पीडीएफ मिलती है मेरे को बताओ, फटाफट से थम्स अप कीजिए कि सर हमें बिल्कुल पीडीएफ मिल रही है। सभी को पीडीएफ मिलती है, जो क्लास पूरी अटेंड करता है उसको पीडीएफ मिलती है, जो आधी देखता है, जो क्लास अटेंड नहीं करता है पूरी, उसको पीडीएफ नहीं मिलती है। तो भाई जो भी कमेंट कर रहे हो, मैं नाम आपका पब्लिक नहीं करूंगा, बट बता दूं कि पीडीएफ मिलती है। अब ये कैसे मिलती है इसके लिए तो आपको एंडिंग तक जुड़े रहना होगा। तो दोस्तों, प्राचीन भारत की प्रश्नोत्तरी है, प्रश्न मैं दूंगा आपको, आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और उसके बाद आपके आंसर को वेरीफाई करने के लिए मैं उसका राइट आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। सभी प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य भारत से ये इसके पहली सीरीज है, दूसरी सीरीज हम लेके आएंगे। वो 2 क्लासें लेने के बाद आपका जो मध्य भारत, प्राचीन भारत है, सॉरी मध्य भारत कहने में आ रहा है, प्राचीन भारत के आपके सभी क्वेश्चन है वो यहाँ से राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई देखिए, यहाँ पे आपको कम से कम दोस्तों 60 क्वेश्चन है, तो आपके 55 प्लस तो राइट होने ही चाहिए किसी भी हालत के अंदर। सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए भाई, खातौली का युद्ध 1518 में, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खातौली का युद्ध है 1518 में। सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आ गई है कि खातौली का युद्ध कब हुआ, तो 1518 के अंदर हुआ था खातौली का युद्ध। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। आपको पूछा गया है कि राणा सांगा व खाली जगह के मध्य हुआ, यानी कि एक तो राणा सांगा थे, दूसरा कौन था इनके सामने लड़ने वाला, ठीक है। राणा सांगा और किनके मध्य हुआ ये आपसे पूछा गया। आपको ऑप्शन दे रहा है अकबर, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद सालिक और राजा पोरस। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो खातौली का युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो यहां से जो राइट आंसर हो गया आपका वो हो गया बी, कि खातौली का युद्ध 1518 के अंदर एक तो थे राणा सांगा और दूसरे थे इब्राहिम लोदी, उन दोनों के मध्य हुआ था। तो यहां से दोस्तों आपका जो राइट आंसर निकल के आता है वो बी निकल के आता है। जिन्होंने राइट आंसर बी दिया है, आप, मुझे आशा है आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, अपनी नोटबुक में आप हाफ नंबर अपना ऐड कर सकते हैं, आधा नंबर आप कमा चुके हैं, ठीक है। जिसने गलत आंसर दिया है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आगे से अपनी परफॉर्मेंस को सुधारिएगा। लास्ट में आप सभी को कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? दोस्तों सोमनाथ मंदिर है उसको किसने लूटा था ये आपसे पूछा गया है, और जिसने लूटा था दोस्तों उसको भारत का लुटेरा कहा जाता है। भारत का लुटेरा कहा जाता है। अगर आपने इश्क की डीआरडीओ एक जो सीरीज मोटिवेशनल वीडियो हुआ था लॉन्च, उसको भी अगर आपने पूरा देखा होगा तो उसी के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो देखने को मिलेगा। अब ये एक टेक्निकल है, ये क्वेश्चन लेने का मकसद है कि आपने वो जो मोटिवेशन था वो पूरा उसका यूज किया या नहीं किया। तो भारत का लुटेरा है, उसी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? आपको ऑप्शन दे रहा है दोस्तों औरंगजेब, फिरोज शाह, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो यहां से दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो यस बिल्कुल राइट बताया आपने, ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अब भाई आपको बताना है कि इसने भारत पर बहुत आक्रमण किया था, तो कितनी बार आक्रमण किया था वो आपको बताना है। भारत पर इसने कितनी बार आक्रमण किया था वो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, जिसमें कहा गया है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों द्वितीय युद्ध पूछ रहा है। तराइन के 2 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में आपको बता दूं 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था, ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1191 के अंदर, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज थे एक तो, और दूसरे थे मोहम्मद गोरी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान थे एक तो, ठीक है, और एक थे मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी विजय हुई थी ये आपको बताना है। तो भाई देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गोरी हार गया था, ठीक है। ये युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। आपसे पूछा गया है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो भाई अब आप ऑप्शन देंगे यहाँ और यहाँ से बताएंगे इसका राइट आंसर। हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपको वहां पे दिया हुआ था, देखिए क्या था वो भी देख लेते हैं भाई। ऑप्शन ए 1181 था, जो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन बचते हैं, तीनों में से आपको दोनों को गलत करना है, एक को और यहाँ से राइट करना। तो 1191 के अंदर मैंने आपको अभी बताया
कि तराइन का जो फर्स्ट युद्ध था वो हुआ था। 1192 के अंदर बिल्कुल जस्ट एक साल बाद सेकंड युद्ध हुआ था तराइन का, जो भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। अब इसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज के साथ धोखा हो गया था यहाँ पे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने सी आंसर दिया है वो अपने मार्क्स के अंदर हाफ मार्क्स और ऐड कर सकता है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पर पूछ लूं मैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक थे तो संस्थापक कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो आपको ऑप्शन दे रहा है गौरी, गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी। तो इसमें से दोस्तों जो राइट आंसर है उसको आप फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे। जरूरी नहीं है कि राइट ही लिखो भाई, जो आपकी दृष्टि से राइट है आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, पूरा 100% देने की कोशिश करनी है। हो सकता है आंसर गलत जाए, आगे और प्रयास करो, अच्छी परफॉर्मेंस दो, अपनी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों जिसने सी आंसर दिया है बहुत ही अच्छी बात है, सी आंसर वाले राइट है सभी, आधा नंबर अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि आधा ऐड करो, आपको अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए। देखिए भैया मेरे पास मॉक टेस्ट वाला सिस्टम तो है नहीं, हमारा यही तो मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखते रहना है कि आपके नंबर कितने आते हैं, बाद में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए भाई गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो यहाँ से सी ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है भाई, इसको सबसे पहला काम आइए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो के एंड में, क्लास के एंड में आप इसको लिख के जाओगे, ये आपका क्लास वर्क हो गया, कमेंट वर्क भी कह सकते हो, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं इस झोपड़े को, पहली बात तो ये। दूसरी बात अब आपसे यहाँ पे है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है वो स्थित कहाँ पे है। तो आपको बता दूं ये राजस्थान के अंदर स्थित है। अब आपको ऑप्शन में से देख के आसानी से पता चल गया होगा कि कहाँ स्थित है। दोस्तों देखिए दो ऑप्शन तो आप डायरेक्ट गलत हो गए कि भाई ये तो राजस्थान में है नहीं, अब पीछे रहे अलवर और अजमेर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर के अंदर स्थित है। तो यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपका ए वालों का भाई स्कोरिंग मार्क है वो बढ़ गया है आधा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका राइट सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है अमीर खुसरो, और आपको कोष्टक में दिया हुआ है मोहम्मद हसन। जी हाँ, ये इनका दूसरा नाम है, अमीर खुसरो का दूसरा नाम है। वो क्या था, या आप वास्तविक नाम भी कह सकते हो, मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का दूसरा नाम। और आपसे पूछा है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, इनके जो गुरुजी थे उन गुरुजी का नाम क्या था, यह आपसे पूछा गया है अमीर खुसरो के। तो आपको दोस्तों ऑप्शन दे रहा है अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, निजामुद्दीन औलिया और उपरोक्त सभी। दोस्तों ये क्या, ये इनके सभी इनके गुरुजी थे या फिर इनमें से कोई एक था? तो भाई जो सही है उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए फटाक से। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, यहाँ से आपका ऑप्शन सी राइट हो रहा है। निजामुद्दीन औलिया है वो अमीर खुसरो के गुरु थे, निजामुद्दीन औलिया इनका दूसरा नाम था, अमीर खुसरो का दूसरा नाम था मोहम्मद हसन। तो आपको ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि मोहम्मद हसन के गुरु का नाम क्या था, तो अभी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। पहले तो देना है लेकिन राइट होना चाहिए, पहले में भी राइट, फर्स्ट राइट आंसर इसका कौन देता है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए पढ़ लीजिए आप। भारत का तोता या तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता, ठीक है, ये किसे कहा जाता है, भारत का तोता किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारत का तोता, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रहा है निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो और औरंगजेब। तो भाई इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपने कौन सा कमेंट किया है, अभी भाई अपना मिलान कीजिए। अगर राइट है तो आधा नंबर जोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं करना है भाई, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से राइट आंसर होता है सी, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आता है दोस्तों वो आता है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है इस्लामी दोस्तों देखिए आज की क्वेश्चन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट वेरी मोस्ट कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में अगर प्राचीन भारत से क्वेश्चन छपता है ना, तो एक तो ये क्लास है और एक हमारी दूसरी क्लास और होने वाली है। अगर आपका इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रही, सपोर्ट रहा, तो आगे क्लास संभव हो पाएगी, तो हम दूसरी क्लास और लेंगे। ये दो क्लास देखने के बाद आपका प्राचीन भारत से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ देखने से नहीं, सिर्फ अटेंड करने से नहीं, इनको याद भी करना है। आपको PDF मिलेगी, अब कैसे मिलेगी इनके लिए आपको एंड में देखते रहना होगा। देखिए भाई
क्या कहा गया है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। बिल्कुल आपके राइट आंसर के कमेंट्स मुझे प्राप्त हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां से आप सबने राइट आंसर बताया है सी, अलाई दरवाजा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न है वो अलाई दरवाजे को कहा जाता है। आपको और भी ऑप्शन दिए लगे थे, नौलखा दरवाजा, हाथीपोल दरवाजा। दोस्तों ये एक किलों के दरवाजे हैं, ये इस्लामी वास्तुकला के नहीं है। इस्लामी वास्तुकला का जो है दरवाजा वो है अलाई दरवाजा, इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो यहां से ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको जिसने सी बताया था बहुत ही अच्छे है भाई, ठीक है। आपको यहाँ पे कमेंट में भले ही आपका नाम मिले या ना मिले, आपका नाम ले रहे हैं या सर न ले रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका आंसर राइट होना चाहिए। गलत हो रहा है तो उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए कि हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है। इस प्रकार आपके ग्राफ को एक सीधी रेखा में बढ़ाने की जरूरत है। तो भाई देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको ऑप्शन दे रखा है हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय और डी ऑप्शन है जो आपको कह रहा है कि बी और सी। ये डी ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर की थी, हरिहर बुक्का यानी हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। तो भाई आप डी को ही राइट करोगे क्योंकि ये सच बता रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। ये दोनों दोस्तों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर की थी, एक अपना अलग से साम्राज्य बनाया था विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं अगर अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश था भारत पर दोस्तों, बहुत सारे वंशों ने राज किया अलग अलग रियासतों में, अलग अलग क्षेत्रों में। उसमें से एक वंश था तुगलक वंश। तो इस तुगलक वंश का आपको अंतिम शासक, दोस्तों किसी भी वंश का आपको एक तो जो संस्थापक होता है जिसने उस वंश को चलाया था, ठीक है, जो भी संस्थापक होता है, एक तो आपको इसका संस्थापक याद रखना होता है और एक उसका जो अंतिम शासक होता है वो याद रखना होता है। और एक अगर आप याद रख पाओ तो उस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो प्रतापी राजा कौन सा था, ये चीजें आपको याद रखनी होती है। बस आपका क्वेश्चन वंश से कभी भी गलत नहीं जाने वाला। तो भाई आपको पूछा गया है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तैमूर लंग था नहीं भाई, फिरोज शाह भी नहीं थे तुगलक वंश के अंतिम शासक। देखिए भाई, यस बिल्कुल आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, नासिरुद्दीन महमूद थे, वो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। तो यहां से ऑप्शन सी दोस्तों आपका राइट हो जाता है, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। ये दोस्तों तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन आपको शो हुआ होगा, कुछ लोगों ने आंसर बता दिया है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये किनके बीच हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दे रहा है, ये ए में कहा है इसने कि इब्राहिम लोधी, ये ए है ना, ये बोल रहा है कि इब्राहिम लोधी के बीच और गजनी के बीच हुआ था, जबकि बी बोल रहा है कि भाई इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ था। जबकि ऑप्शन सी आपको कह रहा है कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। जबकि ऑप्शन डी आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अरे यार ये सब झूठे हैं, जो युद्ध हुआ था वो तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो भाई सच कौन सा था, डी बोला सच। तो यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। जो सच बोलता है वही आदमी आपको पसंद होता है, और यहाँ से डी ने सच बोला है कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था युद्ध। तो यहाँ से आपको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब आपके लिए दूसरा यहाँ से टास्क मिलने वाला है कि पानीपत का जो सेकेंड युद्ध है वो सेकेंड युद्ध कब हुआ, यहाँ पे हुआ ही नहीं था, ठीक है, ये आपको बताना है। चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, जजिया कर क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जजिया कर क्या था। तो जजिया एक टैक्स का नाम था। क्या था भाई, टैक्स था जजिया, ठीक है। किस चीज पर लगता था, क्यों लगता था, यह आपसे पूछा गया है। देखिए भाई, आपको एक कह रहा है कि मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था ये जजिया, जो बिल्कुल झूठा है, ठीक है भाई। भूमि कर था, या गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था, या फिर कोई संपत्ति जिसके पास ज़्यादा होती है उससे टैक्स लिया जाता था, वो था जजिया कर। तो भाई आपको अब इसमें से सच कौन सा बोल रहा है, कौन सा सही लग रहा है। बिल्कुल आप सबने सी को राइट बताया है। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था, जो मुसलमान नहीं है उन पर एक धर्म के आधार पर, भाई उनका दूसरा धर्म है इसका, उसको टैक्स भरना पड़ता था, जो कि बिल्कुल गलत था। तो इसको बाद में दोस्तों जो अकबर था, अकबर ने इसको हटा दिया था।
ठीक है, अकबर ने जजिया कर को नष्ट कर दिया था, तो फिर अकबर के हटाने के बाद वापस इसको शुरू किसने किया था, ये आपको बताना है। और यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि जजिया कर है वो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है जाग बैठ कर। जी हाँ, जाग बैठ कर का मतलब क्या होता है, तो आपको कोष्टक में बता रखा है कि हाथियों का शिकारी, जो हाथी का शिकार करता हो उसको कहेंगे जग बैठ कर। तो ये जग बैठ कर है वो किसे कहा गया है, हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर जग बैठ कर या हाथियों के शिकारी के नाम से किसे जाना गया है, ये आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं मल्लिकार्जुन, देवराज, देवराय सेकंड और कल्लण। ठीक है भाई, ये नाम तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ठीक है, कल्हण जरूर सुना होगा। ठीक है, वो एक रचनाकार है। कल्हण कौन सी लिखी रचना, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये कल्हण नहीं है भाई। ठीक है, देखिए भाई, अब आपको यहाँ से सच बताना है, सही बताना है कि हाथियों का शिकारी किसे कहा गया है। तो देवराय सेकंड थे, उन्हें कहा गया है भाई हाथियों का शिकारी। तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। हाथियों के शिकारी देवराय सेकंड को कहा गया है भाई, ये हाथियों का शिकार किया करते थे। ठीक है, अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था। अकबर की उपमा दी गई थी कश्मीर के किसी एक शासक को, तो उस शासक का नाम बताना है, यानी कि कुल मिला के आपको ये बताना है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था। तो भाई आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से देखिए क्या पूछा था, कश्मीर का अकबर। ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कश्मीर का अकबर है वो किसे कहा जाता था भाई। ठीक है, तो देखिए जैन उल आबदीन, शाहमीर, औरंगजेब और सिकंदर। दोस्तों देखिए, सिकंदर, औरंगजेब और शाहमीर का अकबर, यहाँ इस कश्मीर के अकबर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है वो जैन उल आबदीन को कहा जाता है। यहाँ से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा भाई। जिसने ए ऑप्शन दिया है राइट, आधा नंबर जोड़ लो भाई, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मुझे आपका रिजल्ट चाहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ताकि मैं भी तो समझ सकूं कि आपको भी कितना आता है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अहमदाबाद नगर किसने बचाया। गुजरात के अंदर स्थित एक शहर है, ठीक है, अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद नगर था, ये किसने बसाया था स्टार्टिंग के अंदर, वो आपको बताना है। ठीक है भाई, आपको ऑप्शन दे रहा है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मुजफ्फर शाह और इनमें से कोई नहीं। ये भाई डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं थे, इन्होंने नहीं बचाया अहमदाबाद। ठीक है, तो ये तो गलत है, इनमें से ही एक थे जिन्होंने बचाया था अहमदाबाद। भाई किसने बसाया था अहमदाबाद शहर, वो आपको बताना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दे रखा है मुजफ्फर शाह, अहमद शाह। हाँ भाई, अहमद शाह, इन्होंने ही अपने नाम पर रख दिया अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमद शाह ने बचाया था अहमदाबाद शहर। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अहमद शाह द्वारा बसाया गया शहर अहमदाबाद कहलाया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1/4 आप आ चुके हो, टोटल 60 क्वेश्चन है, आपने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप 100 से करते थे गुणा, 0 से 0 काटोगे, 150 के अंदर 6 का भाई भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 6 दूने 12, पीछे रहे 3 और 0, 6 पंजा 3, 25%, यानी कि 1/4 भाग आप क्लियर कर चुके हो। तो 1/4 भाग से अपना मिलान जरूर कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। कबीर की वाणी के संग्रह को कहते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको यहाँ पे 2 चीजें राइट लगेगी, 2 ऑप्शन राइट लगेंगे। ठीक है, लेकिन हकीकत में राइट एक ही है कि कबीर की वाणी के संग्रह को, जो वाणी थी कबीर की, उसका संग्रह किसमें किया गया है, उसको क्या कहा जाता है। तो भाई देखिए, ऑप्शन दे रहा है, पहला कह रहा है कबीरा, दूसरा कह रहा है बीजक, तीसरा कह रहा है शब्द और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो बीजक है, कबीर की वाणी का संग्रह है, वो बीजक में किया गया है। तो यहाँ से भाई बी ऑप्शन बेचारा बिल्कुल सही बता रहा था आपको, लेकिन आपने इनकी बात मानी नहीं, किसी ने मानी है, बहुत ही अच्छी बात है, बीजक आपने राइट आंसर दिया। लेकिन किसी ने सी को भी तो माना है, सी को सुन लिया कि शब्द। भाई देखिए, ये शब्द क्या था, ये भी कबीर से संबंधित है, लेकिन ये क्या था, इस शब्द में कबीर ने किसका संग्रह किया है, वो आपको बताना है कमेंट के अंदर। और फिलहाल यहाँ से जो आपका राइट आंसर होता है कि कबीर के वाणी के संग्रह को बीजक कहा जाता है, तो यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक मान्यता के अनुसार किसने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया। हाँ भाई, अब पता नहीं वो भोजन भगवान ने किया था या भगवान की मूर्ति ने किया था, लेकिन एक ऐसी मान्यता है
कि भाई एक ऐसे महान आदमी हुए थे, संत हुए थे, ठीक है, भगवान के पुजारी हुए थे कि उन्होंने जो भगवान की मूर्ति थी ना, उन्होंने हट कर ली थी कि जब तक भगवान आप भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा, जब तक भगवान आप भूखे रहोगे मैं भी भूखे रहूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा। तो भाई देखिए भगवान को भगत की सुननी पड़ी, और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान की उन्होंने हट कर ली थी कि आप भोजन करो तो मैं भी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मान्यता है कि वास्तव में भगवान की मूर्ति ने भोजन किया था। तो वो किसने कराया था? तो भाई धन्ना भगत थे। यहाँ से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि जो धन्ना भगत थे उन्होंने हट करके भगवान की मूर्ति को भोजन करवा दिया था। तो यहाँ से राइट आंसर होता है आपका सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। तो भाई अब देखिए क्वेश्चन आता है 18 मुगल वंश का संस्थापक था। जो मुगल वंश की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? मुगल वंश का संस्थापक कौन था, यह आपसे पूछा गया है। तो भाई देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है अकबर, औरंगजेब, बाबर और जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑप्शन सही वाला ही सही करना है। ये सी चिल्ला रहा है, मैं सही हूं, ठीक है। बाबर है वो मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी। तो यहां से आपको राइट आंसर बताना था, वो था बाबर। ऑप्शन सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल वंश की नींव है वो बाबर ने रखी थी। और अब आपको बताना है दोस्तों, मुगल वंश का जो अंतिम शासक था भारत के अंदर, मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो अंतिम शासक कौन था, ये चीज आप बताओगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है 19वां चौसा का युद्ध। बिल्कुल चौसा का युद्ध था वो किनके बीच हुआ था, ये आपसे पूछा गया है भाई। चौसा का युद्ध कब हुआ, डेट आपको दे रखी है आपकी सुविधा के लिए भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छा काम है टेक्निकल का भी। 25 जून 1539 को ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध को इतिहास में चौसा का युद्ध के नाम से जाना गया। तो ये किनके मध्य हुआ था, कौन से दो बॉडीगार्ड थे जिन्होंने युद्ध किया था, यह आपको भाई बताना है। तो देखिए यहां से आपको दे रखा है शेर खां और अकबर। खान है शेर खान और अकबर, शेर खान और हुमायूं, बाबर और चौसा, और इनमें से कोई नहीं। भाई तो झूठा ही है, बैठा रहे, युद्ध तो किया था इन्हीं में से, तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो डी तो भाई गलत है आपका, ठीक है। अकबर भाई नहीं था इसमें, ठीक है। तो भाई अब कौन से हो गए, दोनों में से कौन सा राइट हो जाएगा? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। 25 जून 1539 का वो टाइम था जिसमें अकबर क्या, शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। तो यहां से दोस्तों बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो गया होगा। दोस्तों लगता होगा आज कुछ नए अंदाज के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो हाँ भाई, आपका अगर सपोर्ट रहा तो नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं, नहीं तो फिर अंदाज वही पुराना हो जाएगा। और वो पुराना नहीं रहेगा फिर तो ग्राफ ऐसे भी जाता है, आपको पता होगा। एक हमने पढ़ा था प्रवाह और एक अनुप्रवाह, ठीक है। हाँ, एक तो पानी की दिशा में और एक पानी की विपरीत दिशा में है। बातें ही नहीं करनी है, इस क्वेश्चन का आंसर भी तो देना था आपको। बिल्कुल सच बता चुके हो। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, या फिर कह सकते हैं कि रोड हो सकती है। देखिए भाई, अब देखिए जैसा इतिहास में लिखा हुआ है हमने वैसा उठाया है कि भाई कोई कहता है कि इन्होंने निर्माण कराया था, तो कोई कहती है मरम्मत करवाया। तो भाई आपको बताना है निर्माण हो या मरम्मत हो, वो कराई किसने थी आखिरकार। जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी इसका निर्माण या मरम्मत किसने कराई थी। और अभी दोस्तों ये कौन सा NH है, अभी ये कौन सा नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे का जो नंबर है वो आपको बताना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड अभी कोई नेशनल है, इसका अस्तित्व है या नहीं है, या फिर ये इतिहास के पन्नों में ही रह गया है, ये आपको बताना है। और यहाँ से जो राइट आंसर होता है वो आपको ऑप्शन क्या लिखिए भाई, पढ़ लेते हैं एक बार। हुमायूं, औरंगजेब, खिलजी और शेरशाह। बिल्कुल शेरशाह ने कराए थे भाई ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण या मरम्मत। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो आपका राइट हो जाता है, ठीक है। और जो आपको कमेंट वक्त मिला है इसको आपको करके ही जाना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा है महाराणा प्रताप का सेनापति थे। जो महाराणा प्रताप थे मेवाड़ के महाराणा, ठीक है, मेवाड़ रियासत के महाराणा थे ये। उदय सिंह के पुत्र थे, ये आपको याद रखना है। किसके पुत्र थे? उदय सिंह के पुत्र थे। और दोस्तों इनके एक पुत्र हुए थे अमर सिंह जी, ठीक है। कौन हुए थे? अमर सिंह जी। ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। सूरवीरों के नाम हमेशा याद रखने। तो वहीं पे आपसे पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन से, ये कौन से किस युद्ध के सेनापति की बात कर रहा है? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी, ठीक है, राजसमंद के अंदर स्थित है हल्दी घाटी। इस हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस समय महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दे रहा है अमर सिंह जी, हकीम खां सूरी, मान सिंह और शक्ति सिंह। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई अभी, अमर सिंह थे वो इनके पुत्र थे, ठीक है। शक्ति सिंह थे वो इनके भाई थे,
लेकिन मानसिक अवचेतना के कारण या फिर ऐसे कहीं तो बाद में ये वापस महाराणा प्रताप के पास आ गए थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन भाई एक बार तो ये भी अकबर की सेना लेके महाराणा प्रताप से भिड़ने चले आए थे, लेकिन जब वहां राणा की वो तलवार चलती देखी, वो स्वाभिमान के लिए लड़ाई देखी, तो ये महाराणा प्रताप के साथ मिल गए। भाई भाई होता है भाई आखिरकार, सही बात कही है किसी ने, ठीक है। अभी आपको पूछा है कि इनके सेनापति कौन थे, तो हकीम खां सूरी थे, वो इनके सेनापति थे, ये एक अफगान थे, ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हकीम खां सूरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। भाई बात करें मानसिंह कौन था, तो देखिए भाई ये मानसिंह था अकबर का सेनापति। किसका? अकबर का सेनापति था मानसिंह। अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं किया, जी जी बिल्कुल, महाराणा प्रताप से अकबर ने कभी युद्ध नहीं किया। अकबर का सेनापति था मानसिंह, वो सेना लेके आया था। तो उधर तो भाई मानसिंह थे, अकबर तो खेमे में बैठा बैठा न्यूज लाता था, ठीक है, कि क्या हो रहा है युद्ध के अंदर। और इधर भाई मानसिंह थे और इधर थे अपने महाराणा प्रताप और उनके सेनापति थे जितने भी और भी साथी थे वो। आपको यहाँ पे एक चीज बतानी है कि एक ऐसा भी अकबर का सेनापति था या फिर कोई उसका सैनिक था, सैनिक नहीं कहेंगे, उसके वो खास आदमी था, ठीक है, उनका नाम आपको बताना है कि महाराणा प्रताप ने इतिहास के अनुसार कहा जाता। दोस्तों देखिए सारी चीजें क्लियर कराता जा रहा हूं कि महाराणा प्रताप ने उनको घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला था। खून खोल रहा है आपका, घोड़े सहित, युद्ध के अंदर इतना उनका खून खोला कि उस व्यक्ति को उन्होंने घोड़े सहित उसके तो टुकड़े किए ही किए 2, ठीक है। ये आदमी था ना तो खड़ा चीर दिया, ठीक है, और घोड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए। तो उसका नाम क्या था वो आपको बताना है। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म है दोस्तों एक, इसको स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक था, वो कौन था? ये हिंदुओं का धर्म नहीं था, लेकिन एक शासक था हिंदू जिसने इसको स्वीकार किया था। तो पहली बार फर्स्ट टाइम किसने स्वीकार किया था ये आपको बताना है। आपको दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर टोडरमल, तानसेन, बीरबल और कल्याणमल। दोस्तों बीरबल, अकबर बीरबल, हाँ अकबर बीरबल, वही बीरबल है। इस बीरबल ने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, ये हिंदू थे बीरबल। तो सबसे पहले जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले हिंदू थे वो कौन थे? बीरबल थे भाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? एक ग्रंथ है अकबरनामा, इसकी रचना किसने की है? इसके जो रचनाकार है वो रचनाकार कौन है, ये चीज आपको बतानी है भाई। तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल, या फिर खुद अकबर ने, या तानसेन ने, या फिर बीरबल ने, ये आपको बताना है। दोस्तों जो अकबरनामा ग्रंथ था इसकी रचना की थी अबुल फजल ने। जिसने ऑप्शन ए बताया है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वही अपना आधा नंबर ऐड कर दीजिए और अपना जो भी रैंकिंग है, स्कोर है, उसका ग्राफ बढ़ाइए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया धर्मत का युद्ध, धर्मत भी कहा जाता है दोस्तों इसको, और धर्मट भी कहा जाता है, ठीक है। तो धर्मट या धर्मत का युद्ध था वो किनके मध्य हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। एक तीसरे शब्द में इसको मैं ब्याह करूं तो आप इसको कहेंगे उत्तरदायित्व का युद्ध, ठीक है, उत्तराधिकारी युद्ध कह सकते हैं, उत्तराधिकारी युद्ध, ठीक है। एक राजा थे, ठीक है भाई, उनके पुत्रों के मध्य युद्ध हुआ था, उत्तराधिकारी युद्ध। अब तो आपको हिंट मिल गया है, तो आप आंसर सही कर सकते हो। आपको ऑप्शन दे रखा है अकबर और मान सिंह, औरंगजेब और राज सिंह, इनके बीच भाई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन एक बहुत बड़ा अच्छा रोमांटिक सीन था अकबर, औरंगजेब और राज सिंह के बीच। आपने एक नाम चुना होगा चारुमती विवाह, ठीक है, चारुमती विवाह, ठीक है। तो वो भाई इनसे संबंधित था, ठीक है। राजस्थान का इतिहास पढ़ने आना, कभी भाई क्लासें शुरू होगी कभी ना कभी, तो वहां पे आपको ये चीज जरूर मिलेगी। अभी खैर हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि धर्मत का युद्ध किनके मध्य हुआ। तो दोस्तों दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दारा और औरंगजेब। ऑप्शन सी बिल्कुल सच बोल रहा था भाई, इसकी सुन लेते थोड़ी तो आपका ऑप्शन राइट हो जाता। और जिन्होंने सही बताया है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था धर्मत का युद्ध। चलें अगर अगले क्वेश्चन की ओर, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिवाजी की माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था, यह आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शन दे रखा है लीलाबाई, जीजाबाई, मीराबाई और इनमें से कोई नहीं। चल साला झूठा, ठीक है। दोस्तों इन तीनों ऑप्शनों में से एक में शिवाजी की माता का नाम दिया गया है, तो कौन सा है? तो सही कथन की आपको पहचान करनी है। किसी दूसरों की माता को शिवाजी की माता नहीं बनाना है। जो वास्तव में शिवाजी की माता थी
उसी का आपको राइट आंसर देना है, उन्हीं का नाम लेना है भाई, ठीक है, नहीं तो पाप लगेगा। मैं पहले से बोल रहा हूं, मेहनत करो और ऑप्शन को सही पहचानो। जीजाबाई, ठीक है, शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई, तो यहां से ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बाजीराव प्रथम थे, उनकी प्रेमिका का नाम आपसे पूछा गया। इतिहास के अंदर एक थोड़ी सी खलबली यहां भी मची थी कि इनका कोई संबंध था, तो वहां से आपको क्वेश्चन बना देते हैं कि इनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम क्या था। दोस्तों आपने इतिहास में नाम सुना होगा, देखिए हस्तिनी, पार्वती, मस्तानी, कमला। मस्तानी बिल्कुल राइट, यहां से जो ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने सी ऑप्शन बताया है बहुत ही अच्छे भाई, आपका रैंक है वो इस प्रकार बढ़ रहा होगा, ग्राफ मुझे आशा है, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा है पुरंदर की संधि कब हुई। पुरंदर की संधि कब हुई थी। इतिहास में बहुत सारी संधियां भी हुई है, तो उसमें से एक संधि थी पुरंदर की संधि, वो कब हुई थी ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दे रखा है 1775। अब भाई इसको डायरेक्ट मत देख के ये मत बता देना कि हाँ सर ने याद रखने के लिए किया है कि ये राइट आंसर है इसलिए डायरेक्ट किया है, भाई ऐसी बात नहीं है। हमारी पीडीएफ के अंदर जी एक कमेंट आया था तो मैं बता दूं, पीडीएफ के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। जी आप कहोगे आंसर दो, बट ऐसा नहीं, यह आपकी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए है, कि देखने के लिए नहीं है। पीडीएफ आप जब भी आपको पीडीएफ प्राप्त होती है खोलिए, यहां से आपने क्लास देखी, आपको सारा याद हो रहा है, ठीक है। अब पीडीएफ से वापस आप इसकी प्रैक्टिस करोगे कि अभी हमने पढ़ा है कितना याद रहा है, तो आप जैसे ही देखोगे कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो मैंने आपको क्या बताया था आपके दिमाग में आएगा, आप वही ऑप्शन राइट करोगे, ठीक है। तो आपका वहां से प्रैक्टिस बनेगी। अगर मैं इसी में आंसर दे दूं तो फिर वो मतलब की बात नहीं। कोई भले कुछ भी करे, जो अपना सिद्धांत है वो अपन अपनाएंगे कि प्रैक्टिस करवानी है आपको। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, आपको ऑप्शन दे रखा है 1775, 1176, 1776 और 1818। भाई 1776 के अंदर हुई थी पुरंदर की संधि, तो यहां से ऑप्शन सी है वो एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने सी बताया है बहुत ही अच्छी बात भाई। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। भारत में आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। अंग्रेज जहाज के अंदर आए थे, उस जहाज का नाम क्या था वो आपसे पूछ लिया। इंसान का नाम तो पूछा ही पूछा जाता है, लेकिन भाई जहाज़ों के भी नाम होते हैं और वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद जरूर रखना होगा कि भारत में आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। तो आपको दोस्तों ऑप्शन दे रखा है अर्जुन, फ्लासिस, रेड ड्रैगन, और चौथा ऑप्शन भी तो देख ले भाई क्या कह रहा है, वी कम इंडिया है, हम इंडिया आए, ठीक है। तो ये तो भाई गलत है, ऐसे ही आपको भ्रमित करने के लिए या कंफ्यूजित करने के लिए, कंफ्यूजन के लिए डाला गया है। यहाँ से जो ऑप्शन राइट हो रहा है कि भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है, रेड ड्रैगन नाम था। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा। जिसने सी बताया है भाई अपने स्कोर की रैंक को और भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। जो कर रहे हो उसका फल तो आपको मिलने वाला ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। क्या मिलेगा, फल, ठीक है। शेर मैशूर किसे कहा जाता है। शेर मैशूर, मैशूर का शेर किसे कहा जाता है भाई, फटाफट से आपके कमेंट्स आने चाहिए कि मैसूर का शेर, शेर मैशूर किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, हैदर अली, गुरु नानक, हरगोविंद, टीपू सुल्तान। भाई यहाँ पे आते ही आप अटक गए होंगे, बिल्कुल सही जवाब है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेर मैशूर। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो आपका एकदम राइट हो जाता है। और अभी हम 50% पे आ गए हैं, और ये तो भाई अब दूसरों के लिए है जिनको पीडीएफ बाद में मिलती है। आप तो अटेंड कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। तो देखिए भाई आपकी सुविधा के लिए मैंने आपके लिए थोड़ी सी इसकी बड़ा कर दिया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। जो खालसा पंथ था, इस खालसा पंथ था एक धर्म से संबंधित पंथ है, तो इसकी स्थापना किसने की थी यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखा है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, जोरावर सिंह, बंदा बहादुर, ठीक है। तो भाई आपको सही ऑप्शन तो बताना ही होगा कि जो खालसा पंथ था इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये देखिए भाई आपको सही ऑप्शन तो दिख भी रहा होगा, गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। तो यहाँ से ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लेता हूँ भाई कि सिखों के जो 11वें गुरु थे उनका नाम बताइए। सिखों के 9वें गुरु का नाम भी आपको बताना है, ठीक है।
ये मैं ऐसे ही पूछ लिया आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि चांद पे पहले कौन गया, सभी बताएंगे नील आर्मस्ट्रांग। मैं पूछ लूँ दोबारा दूसरी बार कौन गया, किसी को पता नहीं होगा, शायद ही कोई होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको एक तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे उनका नाम बताना है, एक 11वें गुरु कौन थे उनका नाम बताना है। और यहाँ से जो राइट आंसर था वो गुरु गोविंद सिंह था, ऑप्शन बी। भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पूरे मोटिवेशन के साथ आपको इसको हल करना है, यहाँ से आपकी तैयारी को एक बूस्ट मिल रहा है, ठीक है, एक गाइडेंस मिल रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में छप जाते हैं अक्सर। तो भाई देखिए पूछा गया अमृतसर की संधि कब हुई। जी हाँ, पंजाब में स्थित अमृतसर, ठीक है, थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा आपको, राजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो राजा रणजीत सिंह, भाई देखिए आपको पूछा है अमृतसर की संधि कब हुई, तो अमृतसर की संधि कब हुई आपको बताना है। आपको ऑप्शन दे रखा है 25 मार्च 1807। अब भाई देखिए ये थोड़ा सा डार्क हो गया है कि दोस्तों टाइपिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, जो MS वर्ड होता है वहाँ की प्रॉब्लम है। अगर पूरी जानकारी ना हो तो ये डार्क कैसे हुआ हमें कुछ पता नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसको आपको राइट नहीं मानना कि ये डार्क है तो ये राइट है, नहीं भाई, ये तो टाइपिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो इसका तो जो भाई राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही बता चुके हो, 25 अप्रैल 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी अभी हमने पढ़ा पुरंदर की संधि कब हुई, भूल गए ना, हाँ बिल्कुल भूल गए, झटका लगा यार, इतनी जल्दी भूल गए, ऐसे कैसे चलेगा, इतनी जल्दी नहीं भूलना है। पुरंदर की संधि कब हुई फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पुरंदर की संधि कब हुई। और इसके जो अमृतसर की संधि है ये तो हुई थी 25 अप्रैल 1809 को, तो यहाँ से तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 1809। अब चलते हैं 31 से 32 की ओर। तो 32 में कहा गया सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा, हाँ आपने नाम तो सुना ही होगा इस हीरे का, सिख राज्य का भाई ये प्रसिद्ध हीरा था। इस हीरे का आपको नाम बताना है कि नाम क्या था, किस नाम से इस हीरे को जाना जाता था। आपको दे गया है भाई ऑप्शन तेजस्वी, फारूक, कोहिनूर। यहाँ आते ही आपका मामला अटक गया होगा, आपका जो भी ओमार होगा या जो भी आपकी CBT होगा आप फटाक से ऑप्शन टिक करने वाले हो, सी कोहिनूर, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जिसने सी लिखा है भाई आधा नंबर ऐड करो और अपने स्कोर की रैंक को और भी बढ़ाओ, ठीक है, बहुत आगे जाना है, यहाँ से काम नहीं चलने वाला। तो कोहिनूर है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कि सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा था उस हीरे का नाम था कोहिनूर। तो सी आपका ऑब्वियसली राइट आंसर है। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है भारत का प्रथम समाचार पत्र था, भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था, पहले भाई खबरें किसमें पढ़ी गई थी, पहले सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था वो आपको बताना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं द इंडिया न्यूज, खबरें भारत की, द बंगाल गजट, द इंडिया गजट, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर ताकि आप भ्रमित हो सको। द इंडिया न्यूज करो तो अभी आपका मन करता है ऐसा ही कर दूं, खबरें भारत की बड़ा अच्छा नाम है, किसकी खबरें, खबरें भारत की हैं, टिक करने का मन करता होगा। द बंगाल गजट, आप कहोगे बंगाल गजट ये तो बंगाल का होगा या बांग्लादेश का होगा, मतलब नहीं, छोड़ो यार। द इंडिया गजट, हाँ यार ये हो सकता है, नहीं भाई द बंगाल गजट था, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। द बंगाल गजट है वो भारत का प्रथम समाचार पत्र था, इसको कभी भी नहीं भूलोगे आज के बाद। अगला क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। एक एक्ट पारित हुआ था, आपका राजनीति का क्वेश्चन मान सकते हो आप इसे, कि पिट्स इंडिया एक्ट है वो कब पारित हुआ था। देखिए भाई अंग्रेज भी आए थे भारत के अंदर, ठीक है, कोई कहता है बहुत लूटा तो कोई कहता और कुछ कहते हैं। तो भाई देखिए जो भी आपका मानना है आपको तो क्वेश्चन बताना है, ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट है वो कब पारित हुआ। आपको ऑप्शन दे रहा है 1782 के अंदर, ठीक है, 1876 के अंदर, आगे दे रहा है 1743 में और आगे दे रहा है 1784 के अंदर, ठीक है। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 के अंदर पारित हुआ था, ठीक है भाई, पेन खराब जिंदगी खराब, 1784 के अंदर पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है स्थायी बंदोबस्त की पद्धति है वो किसने लागू की थी। एक पद्धति थी स्थायी बंदोबस्त की, ठीक है, बहुत सारे भूमिकर वगैरह भी लगे थे किसानों के ऊपर, तो वहां से एक क्वेश्चन आपको उठा के पूछ लिया जाता है कि जो स्थायी बंदोबस्त पद्धति थी वो किसने लागू की थी। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और आगे आपको भाई क्या दे रहा है
टीपू सुल्तान। नहीं भाई, टीपू सुल्तान स्थायी बंदोबस्त पद्धति क्यों लागू करेंगे? यहाँ से तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने की थी स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको भी ध्यान रखना है कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत, ठीक है? गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है। तो भाई देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? जीजी कौन थे भाई? जीजी गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के प्रथम जीजी। तो देखिए भाई यहाँ से आपको ऑप्शन दे रखा है वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और इनमें से कोई नहीं। भाई फटाक से आंसर बताओगे आप कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन से? ये क्वेश्चन है वो भाई अब आपके लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक है? इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। एक क्वेश्चन आपको रोज तो बिना ऑप्शन बताए मिलने वाला है, और बाकी जो भी आपको साइड में टास्क दिया जा रहा है कमेंट में मत करो, कोई बात नहीं, चलेगा। रफ कॉपी में किया करो, शांति मिलेगी। सर कमेंट करवा रहे हैं, उद्देश्य कमेंट करवाना है, बिल्कुल नहीं, आपको रिवीजन कराना है। आप रफ कॉपी में किया करो, बड़ा अच्छा रहेगा। जहां आपकी मर्जी हो वहां करो। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना है, आपको बताना है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? आपको ऑप्शन दे रखे हैं आयरलैंड, हार्डिंग, मेटकॉप, कर्जन। चार्ल्स मेटकॉप, ठीक है, मेटकॉप के आगे लगेगा चार्ल्स मेटकॉप को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो आपका राइट हो जाएगा। जिसने भाई सी ऑप्शन राइट किया मुझे लगता है उसका ग्राफ है वो जहाँ जैसे भी था थोड़ा सा ऊपर की ओर जरूर गया होगा, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा मोटिवेट और रहिए, अभी आपका टेस्ट पूरा होने वाला है, आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है? एक्साइटेड रहना है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? कमीशन बना जिसका नाम था इनाम कमीशन। इस इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है भाई? इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? आपको ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड एम्सहर्ट, लॉर्ड डलहौजी, शहादत खां, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने की थी इनाम कमीशन की स्थापना। तो यहाँ से ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? जिसने बी बताया है। चलिए भाई ग्राफ को और भी गति दीजिए, शिखर तक जाने दीजिए, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। भारतीय रेलवे का जनक आपको ऑप्शन दे रखे हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड इरविन। तो इनमें से भाई कौन सा सही है? भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ये कमेंट क्यों करवा रहे हैं भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आता होगा आपको तो आप नेट पे, गूगल पे, बुक्स में ढूंढोगे और जो चीज़ आप ढूंढोगे वो आपको याद रहेगी ज़िंदगी भर, ठीक है? यहाँ बता दूं कि विलियम बेंटिंग थे या लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है? वो काम नहीं आने वाला है, ठीक है? अब यार इतना तो एंट दे दिया कि इन दोनों में से एक थे, तो अब तो बता सकते हो ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया अजमेर में स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? अजमेर, वही अजमेर, ठीक है, जहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित था। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो उस अजमेर में एक कॉलेज है मेयो कॉलेज, उस मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा। ऑप्शन दे रखे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, मेयो कॉलेज, ठीक है? पहला ही राइट हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन ए राइट है, लॉर्ड मेयो ने। और भी दे रखे थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, दोनों सही और दोनों गलत। भाई तुम तो चुप ही रहो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक भी नहीं थे, लॉर्ड मेयो थे। वो यहाँ से राइट आंसर हो जाता है ए, कि अजमेर में स्थित जो मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। चलें आगे। तो कहा गया स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे है? जो स्थानीय स्वशासन है वो किससे संबंधित है? इनमें से ये गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, किसका संबंध स्थानीय स्वशासन से है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि सही कौन बताता है, किसका नाम मेरे दिमाग में जगह बना रहा है कि भाई हाँ इन्होंने आंसर सही बताया है, ठीक है? तो देखिए भाई कर्जन विले, जेम्स बॉन्ड, लॉर्ड रिपन और विलियम बेंटिंग। अच्छा नाम सुन के इसको मत कर देना टिक।
लॉर्ड रिपन से संबंधित है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से है। सी ऑप्शन है वो दोस्तों आपका यहाँ से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आ गया, भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? भारत का उद्धारक कहा जाता है। देखिए भाई, भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? क्या ऑप्शन दे रखा है आपको? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, और भी क्या दे रखे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, पीछे नहीं रखेंगे। महात्मा गांधी और विवेकानंद। तो भाई देखिए, प्राचीन इतिहास की बात करें तो भारत का उद्धारक है वो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। किसी एक महान आदमी ने कहा था, उनका नाम आप क्या था वो आप ही सर्च कीजिएगा। उन्होंने भाई जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। भूल कर भी नहीं भूलना है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हमें करने हैं सपने सच और सपने होंगे सच। आगे आपको ऑप्शन दे रहा है, बंगाल का विभाजन हुआ, और ऑप्शन दे रखे हैं 4। भाई बंगाल का विभाजन है वो किस टाइम के अंदर हुआ था? बंग भंग, क्या हो गया भाई? बंग है वो भंग हो गया। बंग भंग की घटना, बंगाल भंग हो गया। बंग भंग कब हुआ था? तो ये आपको यहाँ से ऑप्शन दे रखा है और आपको सही आंसर बताना है। 1805, 1907, 1905, 1901। भाई देखिए, बंगाल विभाजन की घटना हुई थी वो 1905 के अंदर हुई थी। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, आज सी ज़्यादा आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन है वो 1905 के अंदर हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है, समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशन कौन करते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जो समाचार पत्र है उसका नाम था प्रताप। प्रताप नाम एक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कौन करता था यह आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, जवाहरलाल नेहरू, विजय सिंह पथिक, महात्मा गांधी। भाई देखिए, जो प्रताप समाचार पत्र था इसका प्रकाशन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। राइट आंसर कौन सा है? ए है, गणेश शंकर विद्यार्थी इसका प्रकाशन करते थे। कहाँ से करते थे भाई प्रकाशन? करते तो थे, लेकिन ये कहाँ से लिखते थे? अब यह आपको बताना होगा भाई, ये कहाँ से करते थे आखिरकार प्रकाशन। ठीक है, इसको वापस आप पढ़ोगे एक बार कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सबसे पहले तो ये रॉलेट एक्ट या रॉलेट एक्ट था क्या भाई, इसकी जानकारी होनी चाहिए। न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई FIR, पकड़ो और जेल भरो। ठीक है, यही था रॉलेट एक्ट। समझ में आ गया होगा। बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो ये कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। रॉलेट एक्ट है, ठीक है, इसकी फिक्स डेट भी है। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए भाई, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 1909, 1919, 1890, 1864। दोस्तों जो 1919 के अंदर ये पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 के अंदर पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। तो यहाँ से बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने बी बताया है, मैं देख पा रहा हूँ आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। बस इसी मुस्कान को इस तरह और भी मुस्कान करने दीजिए। ठीक है, इसको रोकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये जलियांवाला बाग है, ठीक है, इसके अंदर एक गोलियां चला दी गई थी, कई लोग मारे गए। ये घटना कब हुई थी? हत्याकांड कब हुआ था? इसके अंदर जो हत्याओं का कांड हुआ था वो कब हुआ था यह आपको बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 12 जनवरी 1907, 13 अप्रैल 1919, 14 सितंबर 1906, 12 अप्रैल 1910। भाई कौन सा सही है जरा बताइए। हाँ, बी आपको बुला रहा है, मेरा बोल दे यार, सही होगा, मैं सही हूँ, विश्वास करो। बी का विश्वास आपको करना पड़ेगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो गोली चलाने का आदेश था वो किसने दिया था? हाँ भाई, जनरल डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है, चोरा चोरी कांड कब हुआ? ठीक है, कांड का नाम है चोरा चोरी कांड। ये कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? आपको ऑप्शन दे रखा है, 1923, 1911, 1922, 1976। ठीक है, अब भाई देखिए, यहाँ उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ा धोखा कह सकते हैं, धोखा हो गया रे। ठीक है, धोखा दे दिया। कैसे यार? यहाँ पे दोनों डायरेक्ट मिल गए आपको। ठीक है, देखिए भाई,
यहाँ पे ये भी डायरेक्ट मिल रहा है, यह भी डायरेक्ट मिल रहा है। जो डायरेक्ट देखकर बता रहे थे ना कि सर ने ये डायरेक्ट याद रखने के लिए किया होगा, उनके भाई दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ही गलत है। चोरा चोरी कांड हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1922 के अंदर। तो यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो एकदम राइट हो जाएगा। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। जिसने 1922 बताया है, बिल्कुल ही अच्छी बात है। इसी तरह लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना ग्राफ और भी ऊपर बढ़ाते रहिए। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया, एग्जाम में भी पूछा गया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था, ये आपसे पूछा। ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई राम गोपाल थे, ऑप्शन बी कह रहा है कि राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन सी कह रहा है कि भाई प्रथम तो थे राम गोपाल। ये देखिए इसने पूछा है ना कि प्रथम कौन थे और द्वितीय, यानी कि प्रथम व द्वितीय कौन थे, ठीक है। तो ये आपको सी कह रहा है कि भाई प्रथम तो थे राम गोपाल और द्वितीय थे राजगोपालाचारी, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। भाई तुम दोनों झूठे हो, ठीक है। राजगोपालाचारी थे, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। बी वालों एक नंबर, आपका आधा नंबर और ऐड कर लो, ग्राफ को नई दिशा दे दो भाई, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 7वीं और 8वीं में भी आपने पढ़ा होगा, तो अब तो याद क्यों नहीं होगा, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, समय चला गया, बहुत बुरी बात है, लेकिन समय अभी भी है हमारे पास, ये चीज हमेशा याद रखना। पूछा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। अंग्रेजों को कहा भाई अब आप भारत छोड़ो, यहां से जाओ, तो एक आंदोलन किया गया। ये आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन दे रहा है आपको 9 अगस्त 1922, 9 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1920, और भाई क्या दे रहा है 15 अगस्त 1930। नहीं भाई नहीं, ठीक है, 15 अगस्त को तो और भी हम किसी और नाम से जानेंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या मैं सही हूं? हाँ, ये तो अब आपको बताना है कि क्या मैं सही हूं। भारत छोड़ो आंदोलन है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, 50। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से भाई, ठीक है। कब हुई यह आपसे पूछ रहा है, यह ऑप्शन देके ये साबित करना चाहता है कि आपको वास्तव में जो भी आपके स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई, आप उनकी जानकारी रखते भी हो या नहीं। तो भाई भारत में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, यह आपको बताना है। आपको ऑप्शन दे रखा है 10 मार्च। कहाँ से हुई थी ये तो मैं बता चुका हूँ, मेरठ से हुई थी, ठीक है। कब हुई थी ये आपको बताना है। 10 मार्च 1857 को, 20 मई 1857, 10 मई 1857, 26 मार्च 1857। दोस्तों 10 मई 1857 की वो दिनांक, वो घड़ी जहां भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। उद्देश्य था कि सभी एक दिन क्रांति करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, और 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर क्रांति हो गई भाई, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो 51 क्वेश्चन, तूफानी हिंदू, बहुत ही अच्छी बात है भाई। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? दोस्तों कुछ चीज आपको यहाँ पे नई भी सीखने मिलेगी, कुछ चीज आपने सीखी हुई होगी तो वो आपके रिवाइज भी तो होने वाली है, ठीक है। तो अंत तक जुड़े रहना है। ओनली फॉर 9 क्वेश्चन रहे हैं भाई, ठीक है। दम लगाइए, एग्जाम में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और भी बड़े एग्जाम दोगे तो 300, जितने भी, ठीक है, जैसे भी है, ठीक है। जितने हो सकता है 30 क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़े भाई। हाँ, आ गया ना, तीर आ गया आपके ऊपर ही, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। भाई आपको देखते ही पता चल गया होगा तूफानी हिंदू क्या बोला था भाई, हिंट दे देता हूं। मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, जैसे ही अमेरिकी भाइयों और बहनों बोला ना भाई, तो तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। अमेरिकी भाइयों और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, और तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है। एक तूफान सा आ गया, तो अंग्रेज क्या बोले, तूफानी हिंदू है। क्या है? तूफानी हिंदू। तो अब तो पता चल गया होगा भाई, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी को कहा गया था तूफानी हिंदू। तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तूफानी हिंदू किसे कहा गया? स्वामी विवेकानंद को। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस क्लास का आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, आराम लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, ये ज्यादा दिन का नहीं है भाई। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, आपको जो कमेंट में टास्क दिया जाता है आपने वो किया, आप क्वेश्चन के आंसर सही बता रहे हो, आप क्लास को टाइम टू टाइम अटेंड कर रहे हो, तो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है भाई। ठीक है, पहले हम जैसे पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा हमने नया अंदाज लिया है। अब कुछ दिन इस प्रकार इस नए अंदाज पे चलेंगे, अच्छा लगेगा तो वापस चढ़ेंगे, नहीं तो यही चलता रहेगा, लेकिन नीचे नहीं झुकेंगे। जो ठान लिया है वो तो करके रहेंगे। ठीक है, तो तूफानो हिंदू थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंदर असंतोष फैल गया था, ठीक है, और इस असंतोष का जनक किसे कहा गया, ये आपसे पूछ लिया भाई एग्जामिनर ने। तो आप क्या जवाब दोगे? फिलहाल तो मैं ही पूछ रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जामिनर भी पूछ ले आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और राजगुरु। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय असंतोष का जनक। जिसने सी आंसर बताया था, मुझे पता है आपका ग्राफ ऊपर की ओर गया ही होगा 100%, क्योंकि सही बताओगे तो ऊपर तो जाने वाला ही है। बाल गंगाधर तिलक है वो यहाँ से राइट हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया गया। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया? चंपारण के अंदर किया गया था 1917 में। आपसे पूछा है भाई ये चंपारण में तो किया गया, हमने नाम तो सुना है कि चंपारण में हुआ, लेकिन जब हमें ये पता नहीं है कि ये चंपारण किस राज्य के अंदर स्थित है कहाँ चंपारण वो पता नहीं है। तो भाई आपको ऑप्शन दे रखा है कि राजस्थान। जी भाई, हमारे राजस्थान में चंपारण नहीं है। ठीक है, आगे और क्या ऑप्शन दे रखे हैं? गोवा, बिहार और उत्तराखंड। बिहार नाम सुनते ही आपको सही हो गया भाई कि चंपारण है वो बिहार के अंदर है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी में स्थित है बिहार। ऑप्शन सी में क्या है यहाँ पे? बिहार, और बिहार में स्थित है चंपारण। तो जिसने सी आंसर दिया था बिल्कुल राइट है। ठीक है, बी नहीं सी, बी तो बिहार के लिए लिखा था। ठीक है, ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई कहा गया असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ ये आपको बताना है। असहयोग आंदोलन भाई, अब असहयोग यानी कि सहयोग मत करो, अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दो, इनका सहयोग मत करो। ठीक है, तो ये एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये कब हुआ ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 जनवरी 1922, 1 अगस्त 1920, 12 जनवरी 1942। इनमें से कोई नहीं भाई, अभी मैंने पढ़ा है, इन्हीं में से एक ऑप्शन सही था मेरा। ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं तो गलत है। और भाई 12 जनवरी 1942 को हुआ था असहयोग आंदोलन। तो यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? 12 जनवरी 1942 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। हाँ भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। इस पार्टी की स्थापना, ठीक है, ये किसके द्वारा की गई आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा सचिंद्र सान्याल, बड़ा अच्छा फंसा दिया भाई आपको। इनके द्वारा भी एक ऐसी स्थापना हुई थी जिनका नाम इनसे थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे याद मत करना। यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन पे चलिए, भगत सिंह। हाँ, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। भगत सिंह ने की थी भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 के अंदर की थी। किसने की थी? भगत सिंह के अंदर। तो यह आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, अब चलें अगर अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन का है, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? हाँ भाई, यहां से आपको एक हिंट दे दूं कि दलित नेता के रूप में उनको बुलाया गया था कि ये भाई दलितों का नेता है। तो दलित नेता के रूप में उसे 3 बार बुलाया गया, 3 बार उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो अब तो आपको आंसर पता चला गया होगा कि कौन थे भाई वो दलित नेता, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आपको ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर। हाँ भाई, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन सी है वो एकदम राइट हो जाएगा। जिसने सी बताया है बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपका ग्राफ तो ऊपर गया ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई यहाँ आपके पहचान की घड़ी आ रही है कि आपको कितना पता है किसके बारे में, ठीक है। यानी कि अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया था, ठीक है। किसने कहा था ये नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन किसे कहा गया था ये इंपॉर्टेंट है। अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया था। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अर्धनग्न का नाम सुनते ही धोती पहने हुए हमारे महात्मा गांधी जी आपको याद आ गए होंगे, ठीक है। नोटों पे आप उनकी फोटो भी देख रहे होंगे। तो महात्मा गांधी को कहा गया था दोस्तों अर्धनग्न फकीर। तो यहां से ऑप्शन सी है वो आपका राइट हो जाएगा। और पता नहीं आज क्यों सी पे ज्यादा जोर चल रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी, इसके संस्थापक या स्थापक कौन थे, ठीक है। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आपको ऑप्शन दे रखा है, स्वामी विवेकानंद, हाँ तूफानी हिंदू कहा गया था, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। आपको याद रखना है तूफानी हिंदू कहा गया था इनको, ठीक है। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी लिखी थी, क्या लिखी थी, गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। तो गुलामगिरी के लेखक तो ज्योतिबा फुले है। आपसे तो पूछा था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो भाई कौन सा ऑप्शन यहां से आपका राइट हो गया, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब चलें अगर अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। अभी अभी बता चुके हैं भाई, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ठीक है। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और मिलने वाला है, उसके बाद आपका स्कोरिंग में चेक करूंगा फटाफट भाई किसके कितने स्कोर आए। देखिए भाई इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आशा करता हूं आप कमेंट कर चुके होंगे। भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, सभी को पता ही होगा। हमें तो पूछा इंकलाब जिंदाबाद का नारा, तो भगत सिंह ने दिया था। यहां से ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलें लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत का 20 स्मारक किसे कहा गया है। आपने एक नाम सुना होगा 20 स्मारक, जिसका एकीकरण से संबंध था, ठीक है। इसी प्रकार भारत में भी भाई एकीकरण किया था, तो 20 स्मारक कहा गया उन्हें भारत का। तो किसने किया था, आपको ऑप्शन दे रखा, महात्मा गांधी गलत है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर भी गलत है। तो अब दो आपको मैं बता रहा हूं, दोनों में से कमेंट कर दीजिए फटाफट और अपना स्कोरिंग चेक कीजिए और फटाफट से कमेंट कीजिए। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का 20 स्मारक। यहां से ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एक नाम सुना होगा आपने, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, गुजरात के अंदर स्थित है। वो भी हम क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है, कितने मीटर है, ठीक है। तो वो भी आपको बताना है। मैं बोलूं 182 मीटर है, क्या मैं सही हूं या गलत हूं, फटाफट से कमेंट कीजिए। मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करना है, ठीक है। जो सही हो तो सही बोलो, गलत हो तो गलत बोलो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान के अंदर एक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। तो यहाँ